हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट क्लिनिकल न्यूरोलॉजी को। तो ये एक न्यू सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट के नाम से ही समझ आ रहा है क्लिनिकल न्यूरोलॉजी, मतलब हम न्यूरोलॉजी को तो इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ के साथ इसके जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस है, मतलब इन रियलिटी किस किस न्यूरोलॉजिकल पार्ट के इन्वॉल्वमेंट से क्या क्या डिजीज़ होती हैं या क्या क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक ओवरव्यू वीडियो है, तो हम इसमें जो भी हमारे सारे यूनिट्स होने वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट में हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली 4 यूनिट्स हैं, तो उनके जो सब टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा कंसाइज वे में कि हमें इन फ्यूचर क्या क्या इनको इन डिटेल पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जो कि हमारा सब्जेक्ट जैसा क्लिनिकल न्यूरोलॉजी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें न्यूरो एनाटमी पता होनी चाहिए। तो हमारा यूनिट 1 भी बेसिकली न्यूरो एनाटमी ही है। हमारे यूनिट 1 में बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिक न्यूरो एनाटमी, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, किस तरीके से जो सारे स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कट लगा तो किस तरीके से पेन की सेंसेशन एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपके ब्रेन के पास जाते हैं और आप अपने हाथ को तुरंत उस जगह से हटा लेते हैं। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट का एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, उसकी एनाटमी को हमें जानना है। देन उसकी न्यूरोफिजियोलॉजी, मतलब उसकी फंक्शनिंग कि वो काम कैसे कर रहा है, कि सिग्नल्स जो होते हैं जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं वो कैसे जाते हैं, कौन से सेल्स होते हैं जो उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या सिर्फ सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या किन किन केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इन सिग्नलिंग को लेकर। देन उसके बाद नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब जब कोई चाइल्ड बर्थ होता है किस तरीके से न्यूरल ट्यूब बनती है, कैसे वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिफ्रेंशिएट होती है, तो वो डिस्कस करना है। देन न्यूरो के असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो इसमें मेन होता है कि हमारे न्यूरो के जो लाइक ब्रेन है अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उन सभी का असेसमेंट किया जाता है। स्पीच का असेसमेंट किया जाता है, सेंसरी असेसमेंट किया जाता है। सेंसरी में भी अलग अलग चीज़ें, सुपरफिशियल सेंसेशन हो गए जैसे लाइट टच है, या फिर डीप सेंसेशन हो गए जैसे कि क्रूड टच है। उसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन हो गया कि जॉइंट की पोजीशनिंग के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में किसी में रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं, किसी में डिक्रीज़ हो जाते हैं। देन मसल टोन को एग्जामाइन किया जाता है, जो किस वजह से आती है, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से ही आती है। जब कोई मसल पैरालाइज हो जाती है वो क्यों होती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल उस पर से ख़त्म हो गया है, जो कि एक न्यूरॉन के थ्रू जा रहा था। तो हम मसल की टोन, मसल की फ्लेसिडिटी, उन सब को एग्जामिनेशन करते हैं न्यूरो असेसमेंट में। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट के हायर मेंटल फंक्शन का एग्जामिनेशन करते हैं कि उसका कॉन्शियसनेस कितना है, कितना वो अलर्ट है, कितना वो कह सकते हैं कि अवेक है। और उसके अलावा मेन होता है जीसीएस स्कोरिंग। इन सारे ही असेसमेंट के पार्ट्स को हम फर्दर पढ़ेंगे। देन हम थोड़ा बहुत न्यूरो एनाटमी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फ़िलहाल। तो बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास क्या आता है, जो हमारी नर्व्स हैं पेरिफेरल नर्व्स, जिसमें कि क्रेनियल और साथ के साथ स्पाइनल, वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, जो कि सिग्नल्स को लेकर आना या फिर इम्पल्सेस को लेकर आना या फिर ले जाने का काम करती हैं। कहाँ से, बॉडी से ब्रेन की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं सीएनएस की तरफ, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों, और उनसे इंफॉर्मेशन को कैरी करके बॉडी के पास ले जाना। तो इसके लिए हमें ऊपर वाले ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिया है इस कनेक्शन को बनाने के लिए। कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, सीएनएस के साथ, जो मेन क्या है, बॉडी को कंट्रोल करता है, जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, चीज़ों को परसीव करने में हेल्प करता है, देन अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने में हेल्प करता है, या फिर कमांड देता है हमारी बॉडी को कि अब आपको ये करना है। तो सीएनएस इज़ लाइक कंट्रोलिंग ऑर्गन, और ये हमारा बीच में कनेक्शन की तरह काम कर रहे हैं।
तो ये अलग अलग पाथवेज पे डिपेंड करते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, तो अलग अलग पाथवे पे ही सारे सिस्टम काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 मेजर सेल्स होते हैं। सबसे पहले तो न्यूरॉन, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं उनको हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं, उसमें ग्लियल सेल्स आते हैं। और भी सेल्स हैं जैसे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये सारे टाइप्स हैं सपोर्टिंग सेल्स के। नाउ अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, तो हमारे पास 2 तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। सेंसरी जो एफरेंट कहलाती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है, वो इन्फॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, वो बॉडी के अंदर की सेंसेशन भी हो सकती है और बॉडी के एक्सटर्नल सेंसेशन भी हो सकती है। मतलब बाहर से मान लीजिए मेरे हाथ पे कुछ हॉट चीज़ गिरी, तो वो हीट सेंसेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आया। अंदर बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है या अंदर बॉडी में हीट क्रिएट हो रही है किसी ऑर्गन में, वो इंटरनल सेंसेशन हो गया। तो ये दोनों ही सेंसेशन ब्रेन के पास लेके जाएगा कौन? सेंसरी नर्व्स, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके अलावा मोटर नर्व जो कि मसल को कंट्रोल करती हैं या फिर कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स को लेकर आती हैं, कहाँ से? सीएनएस से। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली वो सिस्टम है हमारी बॉडी के जो कि हम वॉलंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को नहीं कंट्रोल कर सकते, उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है या फिर जो भी मूवमेंट इंटरनल ऑर्गन में या फिर विसरल ऑर्गन्स के अंदर हो रही हैं, वो सारी जो होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। उसके अलावा सोमैटिक में कौन से आते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। अब हम अगर ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड करें तो 2 डिविजन्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, एक क्या करता है? एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है और एक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करता है। जैसे कि हार्ट है, वो वॉलंटरीली नहीं है काम करता, मतलब हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट बीट को बढ़ाना या घटाना, वो दोनों ही किसका काम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कंडीशन है। इसके अलावा हमने सेम चीज़ डिस्कस करी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 डिविजन्स हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक कहाँ काम करेंगे? जो हमारे विसरल सिस्टम्स हैं, मतलब वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी की कंट्रोल में या हमारे कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टली, वो ब्रेन के कंट्रोल में है। जैसे कि मसल्स हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में है, तो वो हम उनको वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करेगा। और जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा जीआईटी हो गया, हार्ट हो गया, ये जो भी हमारा एरिया जहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं, ग्लैंड्स हो गई, वो सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट आता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके 2 डिविजन्स हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो कब एक्टिवेट होता है? जब स्ट्रेस कंडीशन होती है या फिर हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है, उस वक्त बॉडी के रिस्पॉन्सेस बढ़ जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, इंसान जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, तो ये जो हमारा प्यूपिल है वो डायलेट होने लगता है। ये सारे जो रिस्पॉन्स है फ्लाइट वाली या स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जो आते हैं, वो सारे सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स हैं। ये सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो करवाता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करता है? बॉडी का जो स्ट्रेस फेज में जो बॉडी गई थी उसको वापस लाने में हेल्प करता है। तो नॉर्मली बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही बैलेंस वे में काम करता है, तब एक बॉडी काम करती है। अगर कोई एक सिस्टम अप हो जाएगा तो बॉडी के लिए कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट उसमें क्रिएट हुआ है या फिर लाइक वो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है या कोई पेशेंट को डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल पेशेंट हाइपरटेंसिव है, मतलब कंटिन्यूस का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल से, तो उसमें हो क्या रहा है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी तेज़ है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसको वापस नहीं ला पा रही है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो रखी है। तो दोनों का बैलेंस वे में काम करना ज़रूरी है किसी भी बॉडी को ऑप्टिमल सिचुएशन में रखने के लिए। अब हम बात करते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो देखा जाए तो मेन इसके अंदर नर्व्स आती हैं। जो नर्व्स होती हैं कुछ उसके लाइक जब वो स्पाइनल कॉर्ड से अगर निकल रही है तो कुछ डॉर्सल रूट्स होते हैं, कुछ वेंट्रल रूट्स होते हैं। साथ के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी
उसमें अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग नर्व निकलती है। तो टोटल 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व की। और अगर हम ब्रेन से जो नर्व निकल रही है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, जो कि 12 पेयर्स होती हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली वो स्पाइनल नर्व 31 पेयर, जो ब्रेन से निकली वो क्रेनियल हो गई 12 पेयर। ये सारी जो क्रेनियल नर्व है ये अलग अलग फंक्शन में आती है, जैसे कि विजन, देखना, सुनना, बैलेंस करना बॉडी का, टंग मूवमेंट्स, आई मूवमेंट, ये सारे काम कराती हैं क्रेनियल नर्व। बाकी जो स्पाइनल नर्व है वो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, जैसे सेंसेशन हो गया, मसल का मूवमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरॉन्स। अगर हमने अभी तक डिस्कस किया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, अगर हम एनाटॉमिकली बात करें कि वो किस तरह से बना हुआ है, तो उसके अंदर जो मेजर सेल है जिसको बना रहा है दैट इज़ न्यूरॉन। मतलब वो उसका बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। पूरा ब्रेन, पूरा स्पाइनल कॉर्ड मेनली न्यूरॉन से बना है, मेजर सेल्स यही हैं, ठीक है। तो जो एक न्यूरॉन्स होता है उसके बेसिकली 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ कि ये उसका सेल बॉडी है, ये उसका एक्सॉन है, ठीक है। तो जो एक्सॉन है वो अलग है, सेल बॉडी अलग है। कुछ में डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, और जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट करते हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। तो मेन हमारा कौन सा सेल है ब्रेन में, न्यूरॉन, जिसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन, ठीक है। अब हम देखा कि बेसिकली जो न्यूरॉन है उसके टाइप्स भी होते हैं फर्दर, ठीक है, किस बेसिस पे कि कितने पोल्स हैं उसके अंदर। तो जैसे ये न्यूरॉन है, इसमें अगर आप देखें तो एक ही पोल है, जो सेल बॉडी है उसके पास डेंड्राइट्स नहीं है, तो ये यूनिपोलर हो गया। दिस इज बायपोलर न्यूरॉन, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर है। देन सूडोपोलर, जो लग रहे हैं कि हाँ इनमें मैक्सिमम बहुत सारे पोल्स हैं बट है नहीं। देन मल्टीपोलर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड है, इसमें आपको एक्सॉन्स की एंडिंग्स दिख रही हैं और डेंड्राइट्स अलग से दिख रहे हैं। तो ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं और ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो मान लो कि ये एक न्यूरॉन है, इसके नीचे एक और न्यूरॉन होगा, तो इनके बीच में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन इसी तरीके से होता है। और ब्रेन की सारे इम्पल्स इसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से बॉडी की तरफ या मसल्स या स्किन की तरफ जाते हैं। ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि ब्रेन में अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि एपेंडेमल सेल्स, ये क्या करते हैं, जो ब्रेन में हमारी वेंट्रल कैविटीज़ होती हैं जहाँ पे CSF फ्लूइड बेसिकली फिल्ड होता है, ये उस CSF को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, देन सैटेलाइट सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स क्या करते हैं, जो आपकी ये जो न्यूरॉन के ऊपर ये जो शीथ दिख रही है आपको, जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, इसको बनाते हैं। ये जो बीच बीच में आपको खाली गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इससे क्या होता है, कंडक्शन जंपिंग वे में होता है, तो इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। जो इम्पल्सेस हैं वो जंपिंग वे में ट्रांसमिट होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो इससे कंडक्शन फास्ट भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि साइनैप्सेस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। जो 2 न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में एक जंक्शन बन रहा है, उसको हमने बोला साइनैप्स। वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे डेक्सोसोमैटिक, डेक्सोक्सोमल, डेक्सोएक्सोनोमिक, सोमैटोडेंड्रिक। तो ये सारे टाइप्स हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। ये सिंपल जस्ट एन ओवरव्यू कि साइनैप्सिस के भी टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, जो साइनैप्स होता है वो एक जंक्शन है 2 न्यूरॉन्स के बीच में। तो जो 2 न्यूरॉन है वो 2 मेम्ब्रेन बनाएंगे। मान लो कि पहले वाले न्यूरॉन का ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसको हम बोलेंगे प्री मेम्ब्रेन। देन ये जो नीचे वाला न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट की लेयर है, ये पोस्ट मेम्ब्रेन हो गया। अब क्या होगा कि हमारे न्यूरॉन्स में कुछ वेसिकल्स होते हैं जो कि हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इसमें कुछ केमिकल स्टोर होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। उनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, लाइक डोपामीन, ACH, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो अलग अलग फंक्शन में काम आते हैं। तो जब सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तो ये वेसिकल्स एंड में आकर के रिलीज़ कर देते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो डेंड्राइट है नेक्स्ट न्यूरॉन का,
उसके रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होता है और वो फर्दर सिग्नल को आगे पहुंचाता है। तो ये एक मैकेनिज़्म है। अब हमने डिस्कस किया कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास न्यूरॉन था, उसके अलावा जो अदर सेल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोसाइट, स्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सारे सपोर्टिंग सेल्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ब्रेन और उसकी एनाटमी, स्पाइनल कॉर्ड और उसकी एनाटमी। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें मेजर कौन कौन से सेल्स हैं, न्यूरॉन, उसके अलावा और भी सेल्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी एनाटमी, कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हम उनको लोब्स में भी पढ़ सकते हैं उसके पार्ट्स को, इवन मेजरली एनाटमी वाइज हम उसके अलग अलग एरियाज़ को भी पढ़ सकते हैं। जैसे ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे कि सेरिब्रम, जो मेजर आपको 2 लोब्स से दिखते हैं बड़े बड़े बाहर से, दैट इज सेरिब्रम। फिर पीछे की तरफ एक छोटा सा होता है जिसमें 2 फर्दर पार्ट्स होते हैं हेमिस्फीयर जैसे, दैट इज सेरिबेलम। देन आता है डायनसेफ्लिन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो थोड़ा सा सेरिब्रम से नीचे की तरफ होता है। देन उसके बाद काउडली, मतलब सबसे नीचे देखें तो हमारे पास फोर ब्रेन के अलावा क्या क्या आता है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रल थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल, ये सारा नीचे की तरफ होता है। और अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं, मिड ब्रेन, मेडुला और पॉन्स। तो ये सारे मेजर पार्ट्स हैं ब्रेन के। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर वाले ने हमें स्कल दिया है। स्कल के जस्ट नीचे कुछ लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं, और एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए उनके अंदर एक फ्लूइड होता है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो उन लेयर्स को जो ब्रेन को कवर करती हैं उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। बेसिकली 3 लेयर होती हैं, ड्यूरामेटर, सबड्यूरल स्पेस होता है, फिर आती है एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस आता है, फिर आता है पायामीटर। मतलब सपोज कि ये आपकी लेयर्स हैं, सबसे पहले ड्यूरामीटर हो गई, फिर एरेक्नॉइड, इनके बीच में जो स्पेस था दैट वाज एरेक्नॉइड स्पेस, फिर आपकी आ गई पायामीटर, इसके बीच में जो स्पेस है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये सारी ब्रेन की मेनिंजियल लेयर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये सेकंड चीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ब्रेन के बाद जस्ट ब्रेन कन्वर्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड में ही मतलब तब्दील हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल होता है, शुरू होता है कहाँ से, मेडुला से, और टिल L1 तक जाता है। L1 तक जाने में इसके अलग अलग पार्ट से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो कि अलग अलग बॉडी के सेगमेंट्स को सप्लाई करती हैं। जो अपर एरिया से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड के उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। जो थोरैसिक एरिया से निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं थोरैसिक स्पाइनल नर्व। जो लंबर एरिया से निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं लंबर नर्व्स। फिर हमारे पास कुछ सैक्रल नर्व्स होती हैं और एक ऑक्सीजल नर्व होती है। तो ये सारी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग सेगमेंट से निकलती हैं और वो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि C1 से C4 जो स्पाइनल नर्व है वो नेक मूवमेंट और हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। C4 से C6 जो है वो हार्ट रेट और शोल्डर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ये सारी स्पाइनल नर्व का अलग अलग फंक्शन होता है। ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप कट करते हैं तो आप क्या देखते हैं, कुछ वाइट पोर्शन होता है, कुछ आपके पास ग्रे पोर्शन होता है। तो जो ग्रे पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, जो बाहर की तरफ वाइट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वाइट मैटर। जो स्पाइनल कॉर्ड में ये जो ग्रे और वाइट मैटर है वो ब्रेन में ऑपोजिट होता है। ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, अंदर की तरफ वाइट मैटर होता है। अब ये ग्रे और वाइट ऐसा है क्यों? बेसिकली जो न्यूरॉन था उसका जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो जब एक साथ होता है तो वो बेसिकली वाइट मैटर बनाता है, और जो सेल बॉडीज़ होती हैं अलग अलग न्यूरॉन की वो थोड़ा ग्रेइश इन कलर होती हैं, वो मिल करके ग्रे एरिया बनाती हैं। तो ब्रेन में बाहर की तरफ सेल बॉडीज़ होती हैं, उसके एक्सॉन्स अंदर होते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ सेल बॉडीज़ हैं, उसके जो एक्सॉन्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, जो ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और नीचे की तरफ। तो जो एक्सॉन के जो बंडल ऊपर जाते हैं उनको हम ट्रैक्ट बोलते हैं, बेसिकली असेंडिंग,
और जो नीचे की तरफ आते हैं उनको डिसेंडिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर था जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रे पार्ट है ये वाइट पार्ट है। अब अगर आप देखें तो अलग अलग एरिया अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ धीरे धीरे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ आई, तो जो स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल वाला एरिया है पीछे वाला वो हमारे फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि डीप टच, प्रोप्रोसेप्शन एंड वाइब्रेशन। तो ये सारे डॉर्सल कॉलम के फंक्शन है। इसी तरीके से जो लेटरल कॉलम है हमारा हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, वो पेन और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है या फिर उसके सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये जो ट्रैक्ट्स हैं इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जो एक्सॉन के गुच्छे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो आपके हो गए असेंडिंग, जो नीचे आ रहे हैं वो डिसेंडिंग। तो इनके फंक्शंस को हम इन डिटेल पढ़ेंगे फर्दर। ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स और उनके फंक्शंस हैं, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेन की एनाटमी, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं कि हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसमें हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके अलावा हाइंड ब्रेन में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ हिस्सा सेरिब्रम का, देन पॉन्स का, देन मेडुला का। बेसिकली यहाँ पे सेरिबेलम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये सिंपल स्ट्रक्चर है ब्रेन का, उसके अलग अलग लोब्स दिए हुए हैं और अलग अलग पार्ट्स को डिपिक्ट किया गया है अलग अलग कलर से। तो ब्रेन की जो एनाटमी है इन डिटेल हम इस यूनिट में पढ़ेंगे आगे। ये सिंपल है कि अलग अलग लोब्स किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका रोल आएगा जब हम स्ट्रोक पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हेमरेज होता है टेम्पोरल एरिया में, मतलब ईयर के पास, तो उस इंसान की कौन सी एबिलिटी जाएगी, हेयरिंग की। किसी को ऑसिपुट पे चोट लगती है या फिर उसको स्ट्रोक हुआ है, मतलब ब्रेन में ब्लड बह गया है ऑसिपुट एरिया पे, तो उसके विजन चली जाएगी। किसी पेशेंट का वर्निक्स एरिया जो था वहाँ पे ब्लीडिंग हुई है तो उस इंसान की स्पीच चली जाएगी, उसको एफेजिया हो जाएगा, उसको वर्ड्स नहीं समझ आएंगे कैसे बोलने हैं। तो ब्रेन का अलग अलग पार्ट अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करता है। किसी भी एरिया के डैमेज होने से उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 2। उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो पीडियाट्रिक केसेस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि चाइल्ड में कौन कौन से नॉर्मल जो मेजरली केसेस देखे जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल केसेस बेसिकली, जैसे सीपी हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, या फिर जो नेचुरल सीजर्स आते हैं बच्चों को वो हो गया। उसके अलावा हो गया हाइड्रोसिफिलिस। तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं न्यूरोलॉजिकल जो हमें पीडियाट्रिक या बच्चों में देखी जाती हैं। तो यूनिट 2 में हम उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। अभी हम कंसाइजली इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आगे आता है कि सीएनएस अगर इन्वॉल्व होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर सीएनएस किसी बच्चे का इन्वॉल्व होगा पीडियाट्रिक केस में तो हमें सीजर्स देखने को मिलेंगे, उस बच्चे को सीजर्स आएंगे, कन्वर्जेंस होगी, फिट्स आएंगे, उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो इम्पेयर्ड होगा, डेवलपमेंटल डिलेज होंगे। मतलब हर बच्चे का एक माइलस्टोन होता है कि 3 मंथ के अंदर बच्चा नेक होल्ड करने लगता है, 4 मंथ के अंदर बच्चा ये करने लगता है, तो उसको बोलते हैं माइलस्टोन। तो जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो जाएंगे, वो धीरे धीरे आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कम होगी, सोचने की क्षमता जो है, पैरालिसिस हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बॉडी में टोन हो सकता है, बड़ी हो, इवन घटी हो अगर पैरालिसिस है तो, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब किसी का सीएनएस इन्वॉल्व होता है तो। इसके अलावा आता है कि इनके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि कन्वर्जन होगा, कॉन्शियसनेस ख़राब होगी, डेवलपमेंटल डिलेज होंगे, स्पीच प्रॉब्लम्स होगी, मोटर वीकनेस होगी, सेंसरी चेंजेस होंगे, हो सकता है हॉट और गर्म का पता ना चलता हो, बच्चे को हेडेक होगा, सुनने या देखने में दिक्कत होगी। ये सारे सिम्टम्स होंगे पीडियाट्रिक केसेस में अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है उस बच्चे को तो जो भी न्यूरोलॉजिकल केसेस होते हैं उनमें मेन होता है ईईजी, दैट इज़ एंसेफेलोग्राफी। उसके बाद सीटी, एमआरआई, लंबर पंचर, सीबीसी एंड मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, ये सब कराई जाती है डायग्नोसिस के लिए पीडियाट्रिक केसेस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास
कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाइड्रोसिफिलिस। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में हमने पढ़ा कि वेंट्रिकल्स के अंदर CSF फ्लो करता है, बट अगर उसमें इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उससे एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है ब्रेन में। वो हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं या जो लोब्स हैं उनको कंप्रेस करने लगता है और उनकी एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, और ब्रेन का साइज भी जो है स्कल का बड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफिलिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास CP, जो कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, सेरिब्रल पाल्सी, कि अगर सेरिब्रल एरिया में कुछ डैमेज होता है ब्रेन के तो बच्चे को CP होता है। इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, प्रीनेटल भी और पोस्टनेटल भी, बट इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पास्टिक CP। अगर किसी बच्चे को स्पास्टिक CP है तो उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा टोन होंगी, बहुत ज़्यादा स्टिफ होंगी। बट अगर एथिटॉइड CP है तो उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब झटके वाले मूवमेंट, कुछ वो सामान उठा रहा है तो उसको झटके जैसे हाथ में आएंगे, तो इसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं। अगर हम अटैक्सिक CP की बात करें तो उस इंसान का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ख़राब होगा। उसमें हमें ड्रंकन गेट देखने को मिलता है, मतलब जब बच्चा चलेगा तो ऐसा लगता है कि कोई ड्रंकन पर्सन चल रहा है। उसके अलावा मिक्स होते हैं, जो कि 10% केसेस CP के होते हैं, जिसमें इन तीनों के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर स्पास्टिक CP है तो किस किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, मतलब सिर्फ एक साइड है बॉडी का, टंग को छोड़ करके, जहाँ पे आपको स्पास्टिसिटी हुई है बच्चे को। डायप्लेजिया हो सकता है, मतलब दोनों लिम्ब, लोअर लिम्ब भी और अपर लिम्ब भी, दोनों में ही आपको स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। क्वाड्रिप्लेजिया है तो इवन ट्रंक भी इन्वॉल्व होता है, और एथिटॉइड में सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, बट साथ के साथ अनकंट्रोल्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि इसकी जो इटियोलॉजी है, मतलब कॉज जो है मल्टीफैक्टोरियल है, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। प्रीनेटल रीजंस भी होते हैं और पोस्टनेटल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि एस्फिक्सिया, स्ट्रोक या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाना। तो 15 से 20% केसेस ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है न्यूनेटल सीजर्स, मतलब बच्चों में सीजर्स आना, मतलब जिसको हम बोलते हैं फिट्स। ये क्यों होता है? मान लो CNS या ब्रेन के किसी एक पार्ट में फोकली बहुत ज़्यादा न्यूरॉन जो ट्रांसमीटर्स हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, उस पार्ट को एक्टिवेट किए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों को फिट्स आते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के ब्रेन के, जिससे क्या हो रहा है, सीजर्स आ रहे हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए हमें EEG कराना पड़ता है, और ये ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है कॉज पे डिपेंड करेगा कि ब्रेन का कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है, किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का हो सकता है वो मेनली, तो उसको हमें लिमिट करना होता है। तो हम उसके इनिबिटर्स को एज अ ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो उसके डिस्चार्ज को कम कर सके और सीजर्स को कम कर सके। देन आता है हमारे पास स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से नहीं बन पाती है, उसके कह सकते हैं कि उसमें स्प्लिट्स हो जाते हैं और वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं, और हमें बैक साइड से वो ऐसे निकली हुई दिखने लगती है। तो दिस इज स्पाइना बाइफिडा। ये डेवलपमेंटल ही है, जो कि बर्थ के टाइम का डिफेक्ट है। इसमें बहुत सारे मोटर और कोऑर्डिनेशन चेंजेस आते हैं, मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा रेट इसका हाई है। इसके अलावा हमारे पास है अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें क्या क्या डिस्कस करना है कि जो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट थे, जैसे बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, या फिर हमारा जो PNF के न्यूरॉन्स थे, नर्व थे, ठीक है, उनमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, किस किस पार्ट के डिफेक्ट होने से किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। सपोज अगर बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व है किसी का तो क्या कंडीशन हो सकती है, पार्किंसन में क्या होता है, कोरिया क्या होता है, एथिटोसिस क्या होता है, टॉर्टिकोलिस क्या होता है, डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया और अलग अलग एपॉस सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। सेरिब्रल अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेरिब्रल अटैक्सिया क्या होता है, किसी का सेरिब्रम इन्वॉल्व है तो उसमें क्या क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज़ क्या है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन डिमेंशिया एंड MS, दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि कंप्रेसिव माइलोपैथीज़ हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है, चाहे वो सर्वाइकल लेवल पे हो चाहे वो लंबर लेवल पे हो, तो वो हमें डिस्कस करना है। पेरिफेरल नर्व्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, उन नर्व्स की इंजरीज़ को डिस्कस करना है, जैसे मीडियन नर्व की, रेडियल नर्व की,
न्यूरोपैथीज़ को डिस्कस करना है। मेटाबॉलिक न्यूरोपैथीज़ जैसे डायबिटीज़ की वजह से क्या होते हैं, हमारे जो नर्व्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्रॉनिक केसेस में पेशेंट को चलते वक्त फील ही नहीं होता है कि उसने कहीं पे पैर रखा है, और साथ के साथ गैंग्रीन भी डेवलप हो जाता है सेंसेशन लॉस की वजह से, और इन्फेक्शन के वक्त पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे सारी फिंगर्स एम्पुटेट होने लगती हैं। नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन डिजीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं बेसल गैंग्लिया या ब्रेन स्टेम में अगर डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं तो उससे क्या होगा। तो अगर बेसल गैंग्लिया या फिर हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो डीजनरेट होता है तो क्या होता है। मेनली ये जो पार्ट है हमारा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, साथ के साथ कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है अगर मूवमेंट को कंट्रोल करता है और अगर ये इन्वॉल्व है तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स होंगे, इंसान को रिजिडिटी होगी, मतलब जैसे मसल स्टिफनेस हो जाती है उसी तरीके से सारी मसल टॉट सी हो जाती हैं, जैसे कि पार्किंसन में देखने को मिलता है। एबनॉर्मल पॉस्चर होता है पेशेंट का अलग अलग तरीके का, कोरिया देखने को मिलता है, कोरिया इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिमर कह सकते हैं आप। देन उसके बाद जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनका रिडक्शन हो जाता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि पेन रोलिंग होना, ट्रिमर्स आना, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अगर बेसल गैंग्लिया या फिर हमारा ये ब्रेन स्टेम अगर इन्वॉल्व होता है तो। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है पार्किंसन। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होना, देन हंटिंगटन्स डिजीज़ होना, सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी होना, कॉर्टिकल बेसल डीजनरेशन होना, जिस वजह से मेनली क्या होगा कि जैसे कॉर्टेक्स एरिया भी इन्वॉल्व हो गया तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी जनरेट होने लग जाते हैं पेशेंट के अंदर। तो अगर हम ये एक पिक्चर देखें तो एक पार्किंसन पेशेंट की है, उसका फेस ऐसा लगता है कि मास्क हो गया है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते। रेस्ट पे भी उसको ट्रिमर्स आते हैं, उसके थंब मूव करते रहते हैं, बहुत स्लो गेट होता है, स्टेप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, पूरी बॉडी रिजिड सी हो जाती है, फ्रीजिंग एपिसोड्स आते हैं, मतलब चलते चलते इंसान रुक जाता है, उसको पुश करना पड़ता है आगे चलने के लिए। तो ये एक पार्किंसन गेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि पार्किंसन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आईलिड्स जो होते हैं उनको क्लोज करने में दिक्कत होती है, और इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली एक न्यूरो रिसेप्टर्स होता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। उन रिसेप्टर्स के अफेक्ट होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, वेट लॉस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मतलब मान लीजिए आप बैठे थे, आप सडनली खड़े हुए तो आपको चक्कर सा आने लगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब पोजीशन चेंज करने की वजह से। स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी होना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स धीरे धीरे जनरेट हो जाना, स्वॉलोइंग में दिक्कत होना, साथ के साथ शोल्डर वगैरह सब फॉरवर्ड हो जाते हैं, स्वेलिंग्स रहती है पैरों में क्योंकि मूवमेंट कम है। ये सारे एक पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास सेरिब्रल अटेक्सिया। सेरिब्रल अटेक्सिया मतलब कि अगर सेरिबेलम इन्वॉल्व होगा, उसमें कुछ दिक्कत होती है, उसमें डीजनरेशंस होते हैं, तो हमें सेरिब्रल अटेक्सिया देखने को मिलेगा। इसमें अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है बॉडी में, क्यों? क्योंकि सेरिबेलम में इन्वॉल्वमेंट था। सेरिबेलम क्या कर रहा था? मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था। तो इसी वजह से जब ये इन्वॉल्व होगा तो अनकंट्रोल्ड या अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगे, जैसे अटेक्सिक गेट देखने को मिलेगा। बच्चा जब चलेगा तो अनस्टेडी वॉकिंग होगी, मतलब एक स्टेप उधर एक स्टेप उधर। इसके अलावा आता है हमारे पास कि अटेक्सिक जब होगा उसके साथ साथ लोअर लिम्ब में तो सिम्टम्स आ ही रहे हैं कि पेशेंट को अटेक्सिक गेट है, उसके अलावा और क्या होगा उस बच्चे को? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, आई मूवमेंट एबनॉर्मल होगी, कभी क्लोज कभी अप या मूव करती रहेगी। स्पीच जो होगी वो स्लर होगी, उसको खाने में, निगलने में, स्वॉलोइंग में ट्रबल होगा। हार्ट इश्यूज होंगे, ट्रेमर्स आएंगे, जैसे कि पार्किंसन पे रेस्टिंग ट्रेमर्स आते हैं, इसमें फाइन मोटर स्किल्स के वक्त, कुछ लिखते वक्त उस वक्त ट्रेमर्स आते हैं। गेट की एबनॉर्मेलिटीज़ होगी, जैसे हमने देखा अटेक्सिक गेट होगा, साथ में पुअर बैलेंस एंड वॉकिंग खराब होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्जाइमर। अल्जाइमर डिजीज़ बेसिकली जैसे जैसे एज होती है, इंडियन पॉपुलेशन में भी बहुत कॉमन है कि चीज़ें याद ना रहना, ब्रेन का वो पार्ट डैमेज होने लगता है जो लर्निंग या इंटेलेक्चुअल चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो उस केस में क्या होगा? पेशेंट को कन्फ्यूजन होगी, टाइम लोकेशन वो नहीं बता पाएगा कि अभी क्या वक्त चल रहा है, वो कौन सी लोकेशन पे है, तो डिफ़िकल्टी होगी उसको मतलब ये तय करने पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, रास्ता तय करने में, डिस्मेट्रिया, ये सारे सिम्टम्स होंगे। जजमेंट बहुत पुअर होगी,
डिमेंशिया होगा, साथ के साथ वो अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट करके रखेगा। तो अल्जाइमर इज़ लाइक इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट की वजह से जो डिजीज़ हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अलग अलग इंट्रैपमेंट वाली कंडीशंस, जैसे कि ये बच्चा पेड़ से मान लीजिए गिर गया, तो जो सर्वाइकल एरिया पे ब्रैकियल प्लेक्सिस था अगर वो टूट जाता है या फिर उसकी इंजरी होती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी। इसी तरीके से अलग अलग प्लेक्सिस की इंजरी होती है, लंबर में भी होती है और कुछ नर्व्स में होती है, जैसे कि हमारा लंबर नर्व है, यहाँ से शियाटिक नर्व निकल रही है, तो अगर ये किसी एरिया में कंप्रेस होती है तो वो शियाटिका के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है। पेशेंट को पेन, टिंगलिंग, वीकनेस, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इंजरी की वजह से हो, अगर डिस्क बल्ज हो रहा है उस केस में भी ये नर्व को प्रेस करेगा और उस वक्त भी आपको वीकनेस या मोटर वीकनेस, टिंगलिंग, नमनेस ऐसे सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा क्या होता है, अगर कॉमन पेरोनियल नर्व, ये एक नर्व होती है जो आपके नी के पास से गुजरती है, अगर ये प्रेस हो जाती है तो उस केस में फुट ड्रॉप हो जाता है। मतलब जब इंसान चलता है तो पहले हील रखता है, हील स्ट्राइक नहीं होती है, तो दिस इज़ फुट ड्रॉप। ये किस वजह से हो रही है, पेरोनियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास अलग अलग नर्व्स की इंजरी अपर लिम्ब की, जैसे कि मीडियन नर्व की इंजरी, इससे क्या होगा, एप थंब डिफॉर्मिटी होती है। अल्नर नर्व की इंजरी, इससे क्या होगा, हमारे लिटिल फिंगर में ड्रॉप हो सकता है या क्लॉ हैंड हो जाता है। देन रेडियल नर्व इंजरी, इससे क्या होता है, हाफ क्लॉ हैंड होता है, मतलब थंब, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर, इसमें क्लॉइंग हो जाती है। तो अलग अलग नर्व के इंट्रैपमेंट से अलग अलग तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, डिपेंड करेगा कि वो किस पार्ट को सप्लाई कर रहा था। सेंसरी सिम्टम्स भी होंगे और मोटर सिम्टम्स भी होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियल नर्व इंजरी। अगर रेडियल नर्व आपकी इंजर्ड हो जाती है या फिर उसकी इंट्रैपमेंट होती है, मतलब कहीं पे फंस रहे हैं वो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो थंब है, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर, इनमें ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। मसल वीकनेस लगती है, फिंगर कुछ इस तरीके से क्लॉ हो जाती है, स्ट्रेट नहीं हो पाती है। साथ के साथ जो फोरआर्म है आपको उसमें भी वीकनेस फील होती है और पर्सन लिख नहीं पाता या फिंगर या हाथ को, रिस्ट को भी स्ट्रेट नहीं कर पाता। तो रेडियल नर्व इंजरी में आपको क्लॉइंग देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे या किस लेवल पे रेडियल नर्व इंजर्ड हुई है। उसके अलावा आता है मीडियन नर्व इंजरी, ये भी डिपेंड करता है कि किस लेवल पे इंजर्ड हुई है। अगर आपके ये क्रीजेस के आसपास इंजर्ड होती है मीडियन नर्व, तो आपको कार्पल टनल के सिम्टम्स आते हैं, मतलब आपको थंब इसके अराउंड स्वेलिंग हो जाती है, सेंसेशन कम हो जाती है थंब पे, फर्स्ट फिंगर पे, सेकंड फिंगर पे। प्रोनेटर टेरिस लेवल पे अगर मीडियन नर्व पिंच हो रही है तो प्रोनेटर टेरिस मसल को इम्पिंच करेगी। देन अगर डिस्टल लेवल पे इंजरी होती है तो सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे, थ्रू आउट द हैंड आएंगे। तो किस लेवल पे नर्व जो है मीडियन नर्व इम्पिंच या इंट्रैप हो रही है उस हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। तो इन सारे ही अलग अलग कंडीशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी ही इंट्रैपमेंट सिंड्रोम्स को इन फ्यूचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 4, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूरो की एनाटमी की क्या क्या एनाटमी है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हमने पढ़ा कि पीडियाट्रिक केसेस में क्या क्या कंडीशंस हमें कॉमनली देखने को मिलती हैं। देन यूनिट 3 में हमने पढ़ा कि इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज क्या, इंट्रैपमेंट बेसिकली नर्व का अगर होता है तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कितने तरह की इंट्रैपमेंट्स होती हैं अलग अलग नर्व की। अब हम देखेंगे कि उसके अलावा क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर ट्रॉमा होता है नर्वस सिस्टम का, हेड इंजरी हो जाती है, ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, आरटीए हो गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई आरटीए की वजह से या फिर किसी गन शॉट की वजह से, तो उस केस में जो सिम्टम्स आएंगे वो सब डिपेंड करेंगे कि किस पार्ट में डैमेज हुआ है। देन आता है कंप्रेशन, अगर नर्वस सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन है तो दैट इज़ पेरिफेरल का कंप्रेशन। बट अगर ब्रेन में कंप्रेशन हो रहा है, जैसे कि सीएसएफ बढ़ गया बहुत ज़्यादा या आसपास स्वेलिंग हो गई है तो ब्रेन के किसी पार्ट को वो कंप्रेस कर रही है, तो दैट इज़ कंप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इवन स्पाइनल कॉर्ड का भी कंप्रेशन विल कम अंडर दिस। इसके अलावा आता है ब्रेन ट्यूमर्स, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, जो नर्वस सिस्टम है उनको कंप्रेस करते हैं। देन स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, पेरिफेरल एरियाज में अगर ट्यूमर्स हैं, जैसे नर्व के आसपास जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं या क्रेनियल नर्व्स हैं उसके आसपास। देन हम पढ़ेंगे कि अलग अलग एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि स्प्रिंजोमाइलिया,
जो हमारा PIVDs होते हैं, मतलब जो डिस्क बल्ज वाले केसेस होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स की 2 सेगमेंट्स के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है वो बाहर की तरफ जब निकलने लग जाती है किसी भी डायरेक्शन में, तो उससे वो अलग अलग नर्व्स को इम्पिंज करती है प्रोलैप्स होने की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसमें यूनिट 4 में पढ़ेंगे इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज कि अलग अलग नर्व जब इंट्रैप करती हैं तो अलग अलग सिंड्रोम्स को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि एक हमने देखा था कार्पल टनल सिंड्रोम कि अगर मीडियन नर्व अगर इम्पिंज होती है या फिर इंट्रैप होती है तो थंब, सेकंड फिंगर और फर्स्ट फिंगर इसके सिम्टम्स आते हैं, उसमें सेंसरी और मोटर लॉस दोनों होते हैं। उसके अलावा वेस्कुलर इंसल्ट कि जो ब्रेन की आर्टरीज हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम हो गया या फिर हेमरेज हो गया तो ब्रेन के किसी एक एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वो एरिया के जो सेल्स थे वो नेक्रोस्ड हो जाते हैं। जब वो सेल नेक्रोस्ड हो गए मतलब वो ख़त्म हो गए तो उसका जो फंक्शंस था वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के सेल्स किसके बने हैं? न्यूरॉन्स के, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाय बर्थ फिक्स होते हैं। न्यूरॉन्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो सिर्फ रीजनरेट करते हैं या फिर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं खुद को। इस वजह से न्यूरोलॉजिकल जो केसेस होते हैं उनमें रिकवरी बहुत स्लो होती है और बहुत कम होती है। देन मेटाबॉलिक इंजरीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो हमने पढ़ा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके 31 पेयर ऑफ नर्व वहाँ से निकलता है और वो नर्व जो है अलग अलग एरिया को सप्लाई करती हैं। कुछ सर्वाइकल एरिया को करती हैं, कुछ थोरैसिक एरिया को, कुछ लंबर एरिया को। तो अगर ट्रॉमा होता है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो वो फंक्शन लॉस हो जाएगा जिस सेगमेंट पे इंजरी हुई है। सपोज़ अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल या फिर लंबर लेवल पे इंजरी हुई है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस लेवल पे होगी उस लेवल के हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइकल लेवल पे इंजरी होती है, मतलब नेक के अराउंड अगर स्पाइनल कॉर्ड कट हुआ या इंजरी हुई तो उस केस में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होगी, बॉवल ब्लैडर ख़राब होगा इंसान का, नमनेस होगी, सेंसरी चेंजेस होंगे, इवन स्पास्टिसिटी भी होगी पेशेंट को। देन नेक्स्ट आता है कि अगर इंजरी थोरैसिक लेवल पे होगी तो क्या होगा। तो अगर इंजरी थोरैसिक लेवल पे होगी तो बॉवल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होगा, पेशेंट का यूरिन कंट्रोल नहीं होगा। देन उसके बाद नमनेस होगी, सेंसरी चेंजेस होंगे, स्पास्टिसिटी होगी, वीकनेस होगी, पैरालिसिस होगा। बट अगर लंबोसेक्रल लेवल पे इंजरी होती है, दैट मीन्स लोअर बैक के लेवल पे इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड कट हुई है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है, तो उस केस में भी बॉवल ब्लैडर ख़राब हो जाता है। नमनेस, पेन, सेंसरी चेंजेस, वीकनेस और पैरालिसिस। अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड आपका इंजरी होती है तो उस केस में टेट्राप्लेजिया भी हो सकता है, पैराप्लेजिया भी हो सकता है। अगर इंजरी C1 से C8 लेवल पे है तो ज़्यादातर हमें टेट्राप्लेजिया देखने को मिलता है। अगर T1 से थोरैसिक 1 से L5 लेवल पे है तो पेशेंट्स को पैराप्लेजिया होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्यूमर्स। तो ब्रेन ट्यूमर्स, एस ट्यूमर हमें पता है कि अनकंट्रोल वे में जब कोई सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं और किसी एरिया पे बेसिकली लोकेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा मास बनाते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स से अलग है उनकी फंक्शनिंग, तो वो ट्यूमर कहलाते हैं। इसी तरीके से ब्रेन में भी ट्यूमर हो सकते हैं और वो उस एरिया में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। हो सकता है वो ब्रेन के किसी एरिया को इम्पिंच करे या फिर वो उस पे वेस्कुलर सप्लाई को कम कर दे या फिर उसकी ब्लड सप्लाई को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, तो उस हिसाब से फिर सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। इसलिए ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं डेंजरस होते हैं। देन इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनकी ग्रेडिंग की जाती है कि वो बिनाइन है, मतलब एक ही जगह लोकेटेड है, मेलिग्नेंट तो नहीं बन सकते, या फिर मेलिग्नेंट है। तो ये डॉक्टर्स अलग अलग तरह की ग्रेडिंग करते हैं ट्यूमर्स को देख करके कि वो फैल सकते हैं, मतलब मेटास्टेस कर सकते हैं, तो ग्रेड 3-4 में आते हैं। बट अगर बिनाइन है, एक ही जगह लोकेटेड है, तो वो ग्रेड 1 और 2 में आते हैं। इसके अलावा आपका न्यूरोपैथीज़ मतलब क्या होता है? जो हमारी नर्व्स हैं उनका कंप्रेशन होना, साथ के साथ उसके वजह से जो सिंड्रोम प्रोड्यूस होते हैं, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर मान लो मीडियन नर्व मेरे रिस्ट के अराउंड इम्पिंज हो रही है, किसी फिब्रोऑशियस स्ट्रक्चर की वजह से उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है, वो बहुत मोटा हो गया है और वहाँ से जो नर्व जा रही थी वो उस पर दबाव पड़ रहा है, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? ब्लड फ्लो कम हो जाएगी उस न्यूरॉन की या उस नर्व की, वहाँ पे कंडक्शन स्लो होगा, मतलब जो नर्व का कंडक्शन होता है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और नमनेस, टिंगलिंग, ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होंगे।
तो सिम्टम्स क्या होंगे? नमनेस, पैरेस्थीसिया, मसल वीकनेस। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक न्यूरोपैथी रहती है तो सेगमेंटल डीमाइलिनेशन की वजह से मसल एट्रोफी में चली जाती है, मतलब उसका मसल मास ही ख़त्म हो जाता है और नर्व में फिब्रोसिस जनरेट हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मीडियन नर्व न्यूरोपैथी, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, कॉमन पेरोनियल, फिमोरल जो कि थाई के अराउंड होगी, लेटरल फिमोरल एंड पोस्टीरियर टिबियल न्यूरोपैथी। तो इन सब की न्यूरोपैथीज हो सकती हैं अलग अलग रीज़न की वजह से कि इनको कौन प्रेस कर रहा है, इनको कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल है शियाटिका। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास कि अगर टिबियल नर्व कहीं पे कंप्रेस हो रही है तो वो टिबियल न्यूरोपैथी जनरेट करेगी, लाइक बैक ऑफ काफ के आसपास वो कंप्रेस हो सकती है। देन एग्जाम्पल है टार्सल टनल सिंड्रोम का। यहाँ पे क्या होता है कि जो टिबियल नर्व है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पास यहाँ पे कंप्रेस होती है, तो फुट में सिम्टम्स आते हैं। तो ये सब क्या है? न्यूरोपैथीज हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एग्जाम्पल है मीडियन न्यूरोपैथी का। बेसिकली मीडियन नर्व हमारी यहाँ से जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फ्लैट बैंड सा, ये फिब्रो ऑसियस बैंड है। इसके हाइपरट्रॉफी की वजह से या फिर यहाँ पे अगर स्वेलिंग हो जाती है तो मीडियन नर्व कंप्रेस होती है और हमारे थंब के आसपास फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर में सेंसरी मोटर दोनों चेंजेस आते हैं। मसल मास जो हमारा हाइपोथिनार का है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है सीवीए, मतलब सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट। इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है। मेन सिंपल मतलब क्या है इसका? ब्रेन के किसी भी एरिया में या तो हेमरेज हो जाना जिस वजह से इन्फार्क्ट हो गया है, या फिर उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाना और उस एरिया का इन्फार्क्ट या नेक्रोसिस हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोक। तो डिपेंड करेगा कि कितने तरह के स्ट्रोक हो सकते हैं, 2 तरह के, इस्कीमिक या फिर हेमरेजिक। कई जगह ब्लड वेसल फट जाती है, वहाँ पे ब्लीड हो जाता है। कई जगह क्या होता है, उस एरिया को ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल रही है और वो उस एरिया इन्फार्क्ट हो गया, नेक्रोज हो गया, ख़राब हो गया। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि आपको अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। डिपेंड करेगा कि कौन से एरिया पे स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को, उस पे। जैसे कि इस्कीमिक में क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई थी, एक वेसल थी जो इस एरिया को ब्लड सप्लाई दे रही थी, उसमें फैट का डिपोजिशन हो गया और ब्लड वहाँ नहीं जा रहा, तो दैट इज़ इस्कीमिक स्ट्रोक। और यहाँ पे क्या हो गया कि इस एरिया को जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई देती थी वो रप्चर हो गई और ब्लड वहाँ तक नहीं जा रहा, तो दैट इज़ हेमरेजिक स्ट्रोक। तो सिंपल, जिस पार्ट में आपको स्ट्रोक या हेमरेज या इस्कीमिक स्ट्रोक मिलेगा उसी हिसाब से सिम्टम्स भी आएंगे। अगर टेम्पोरल इन्वॉल्वमेंट है तो हेयरिंग इश्यूज़ होगा, जैसे हमने पहले बताया। वर्निक्स एरिया इन्वॉल्व है तो स्पीच इश्यूज़ होंगे, पेशेंट को एफेजिया होगा। सेरिबेलम है तो कोऑर्डिनेशन ख़राब होगा। तो कुछ कुछ साइंस होते हैं स्ट्रोक के, जैसे कि आर्म में वीकनेस होना, बैलेंस ख़राब होना, स्पीच ख़राब होना, विजन में दिक्कत होना। तो ये कुछ कुछ साइंस है जो कि स्ट्रोक के होते हैं, इनिशियल साइंस। नेक्स्ट आता है न्यूरोपैथी, जो कि न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथीज़ होती हैं। अलग अलग न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल विटामिन B1 से B12, कोई भी आयरन की वजह से, किसी भी मिनरल की वजह से डेफिशिएंसी या फिर उसके एक्सेस, दोनों ही वजह से अलग अलग न्यूरोपैथीज़ हो सकती हैं। तो उन सबको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो टिल नाउ अभी तक हमने सारे यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया। तो अब इन्हीं को हम एलैबोरेटेड वे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।